हेलो एवरीवन, एसकेटी पॉडकास्ट हिट्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। हमारे लंबे पॉडकास्ट को पार्ट 1 पार्ट 2 में लेकर के आने की हमारी कोशिश है ताकि कम समय में आपको पूरी जानकारी मिल सके। आज मेरे साथ फाइनेंस के टिप्स आपको देने के लिए क्षितिज महाजन सर जुड़ रहे हैं। वो आपको इन्वेस्टमेंट के टिप्स देंगे, आपको ये बताएंगे कि म्यूचुअल फंड से आपको कितना एक्सपेक्ट करना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा रिटर्न की आप उम्मीद कर रहे हैं तो वो क्या रियलिस्टिक है या फिर नहीं है। इन्वेस्टमेंट के अलग अलग क्षेत्रों के ऊपर उनसे हमने राय ली है, समझने की कोशिश की है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट बकेट है वो कैसा होना चाहिए। फंड एलोकेशन भी उन्होंने बताया है, बहुत सी जानकारी उन्होंने हमारे साथ शेयर की है। काम का अगर आपको ये लगता है वीडियो तो आप इसे लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। ये वाकई म्यूचुअल फंड ही सही है, बाकी चीजें उतनी सही नहीं है क्या? म्यूचुअल फंड सबसे ज़्यादा सिंप्लीफाइड और इजी इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। म्यूचुअल फंड सही है का मतलब ये नहीं है कि बाकी चीज़ें सही नहीं है। जो थोड़ा कॉस्ट सेंसिटिव हैं और पर उनको समझ आता है कि ETFs कैसे ट्रेड करते हैं तो आप ETFs में इन्वेस्ट कीजिए। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि एक लमसम अमाउंट हर साल इन्वेस्ट कर दें बजाय सिप के? सिर्फ एक डिसिप्लिन लेके आती है। अगर आपके पास मान लीजिए 50,000 लमसम आ गए एक साल के बाद, तो उसको 6 से 8 वीकली STP में या 10 STP में मंथली 5,000 के हिसाब से आप डिप्लॉय कर दीजिए। अगर आप टाइम देंगे वो मल्टीफोल्ड ग्रो होगा। आप अगर सिर्फ 5,000 की भी सिप कर रहे हैं और वो 13-14% पे 14-15% में कंपाउंड करती है तो 20 साल में आपके पास 50 लाख से ऊपर की राशि होती है। जैसे ही इन्वेस्ट करती हूँ वहाँ से ही वो नीचे गिरना शुरू हो जाता है स्टॉक, और मैं जैसे ही उससे निकलती हूँ वहाँ से वो ऊपर होना शुरू हो जाता है स्टॉक। आकलन में कहाँ गड़बड़ी हो रही है? प्रॉब्लम ये है कि हमारा पेशेंस लगता है कि यहाँ तो रिटर्न बनेगा, हम एग्जिट कर लेते हैं। मैं अगले 5 से 6 साल की बात करूँ तो आपको ऐसा कौन से सेक्टर लगते हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं? एनर्जी रिक्वायरमेंट हमारा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर अच्छा करेगा। अफोर्डेबल हाउसिंग लोन कंपनी है, उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बैंक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं कि अगर आप फ्यूचरिस्टिक सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका बेनिफिट ज़्यादा होगा। ये मुझे बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है जब पैसा बहुत कम हो। मैं ये जानती हूँ कि उस लिमिटेड सेविंग्स में जब मैं इन्वेस्ट करूँगी तो मुझे नहीं चाहते हुए भी कुछ पैसा तो FD में लगाना ही होगा, मुझे नहीं चाहते हुए भी कुछ पैसा तो गोल्ड सिल्वर या इधर इन्वेस्ट करना ही होगा। मेरी होम लोन ऑलरेडी चल रहा है तो मुझे उधर भी पैसा देना है। मेरे हिसाब से तो 15-20% ऑफ योर टेक होम सैलरी शुड गो इन अ मंथली सिप। अगर उस घर के साथ जितना आपने EMI दी है उसके आधे की सिप भी कर लोगे ना तो 10 साल के बाद उसी से SWP करके आपका EMI पूरा हो जाएगा। 5 साल का पैसा 5 महीने में चाहिए, और ये संभव भी है क्या? जब तक इन्वेस्टमेंट्स को पैसा बनाने की मशीन की तरह यूज़ करेंगे कभी पैसा नहीं बनेगा। आप जो भी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो उसे एक गोल से लाइन कर दीजिए, क्योंकि जब तक वो गोल से लाइन रहेगी ना तब तक वो निकलेगी नहीं। मिस्टर अंबानी बोल रहे हैं 2024 में बोला था 28 तक मैं अपना अर्निंग नंबर डबल कर लूँगा। वो भी 17-18% कंपाउंडिंग की बात कर रहे हैं अर्निंग ग्रोथ में। तो आप कैसे सोचते हो कि उसका स्टॉक जो है 1 साल या 2 साल में डबल हो जाए? लास्ट ईयर दिसंबर में जब मैं पॉडकास्ट कर रही थी तो यही गोल्ड 75,000 था। आज जब मैं बैठ के नवंबर में आपसे बात कर रही हूँ तो यही गोल्ड 1.25 लाख पार कर चुका है। अब आगे फ्यूचर क्या है? गोल्ड 5-7% आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। गोल्ड का फिर रिटर्न 15 साल को आपको अच्छा दिखेगा। हेलो एवरीवन, पैसा बोलता है विद एसकेटी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। पैसे से पैसा कैसे बनाएं ये आज आप सीखने वाले हैं। म्यूचुअल फंड सही है ये सब बताते हैं, लेकिन क्या सिर्फ म्यूचुअल फंड ही सही है? बाकी जितने इंस्ट्रूमेंट हैं उनके मुकाबले म्यूचुअल फंड का क्या फ्यूचर रहने वाला है, आज हम ये भी जानेंगे। अमेरिका क्या फाइनेंशियल क्राइसिस, मंदी की तरफ क्या वो आगे बढ़ रहा है, और अगर हाँ तो उसका आपके ऊपर क्या असर रहेगा, इसे भी थोड़ा हम टच करने की कोशिश करेंगे। खासकर आज का जो पॉडकास्ट है वो मेरे 30+ वाले जो व्यूअर्स हैं वो ज़रूर देखें। अर्ली रिटायरमेंट अगर आप प्लान कर रहे हैं तो उसकी चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए, किन चीज़ों की प्लानिंग आपको अभी से करनी है, ये सारा कुछ आज के पॉडकास्ट में हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे। जो मेहमान मेरे साथ हैं बहुत ख़ास हैं। जब मैं जी बिजनेस में हुआ करती थी तब उनके साथ मैंने काम किया हुआ है। बहुत लंबे समय के बाद हम दोनों को एक साथ आप स्क्रीन पे आज देखने वाले हैं। मेरे साथ पॉडकास्ट में मौजूद हैं CEO एंड मैनेजिंग पार्टनर ऑफ कंप्लीट सर्कल वेल्थ
क्षितिज महाजन जी, बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू शालिनी, हैप्पी टू बी विद यू ऑन स्क्रीन अगेन। सेम हियर सर, सेम हियर। जैसे मैंने शुरुआत में ही बोला कि सब ये बताते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है, पर मेरा एक ही सवाल है। मैं किसी भी एक्सपर्ट से पूछती हूँ ना, वो बोलते हैं एसआईपी करो, म्यूचुअल फंड में पैसे डालो, यही एक तरीका है। तो क्या वाकई म्यूचुअल फंड ही सही है, बाकी चीज़ें उतनी सही नहीं है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। आप समझिए, इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स हैं। अभी हम लोग नोएडा में हैं, यहाँ से हमें अगर कनॉट प्लेस जाना है तो दे आर डिफरेंट मोड्स जिसके थ्रू आप ट्रैवल कर सकते हैं। बस है, मेट्रो है, आपकी पर्सनल कार है, ऊबर है, ओला है। सो ये इन्वेस्टमेंट व्हीकल है टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम, जिसमें से म्यूचुअल फंड सबसे ज़्यादा सिंप्लीफाइड और इजी इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। डायरेक्ट स्टॉक्स है, एएफ है, पीएमएस है, बॉन्ड्स है। तो जो सबसे सरलता से अब मैं बोलूँगा जो एक है, और आपको बिना किसी हिंड्रेंस के, अगर आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं, अगर लेके जा सकता है, आई थिंक वो सिंप्लीफाइड एक प्रोडक्ट म्यूचुअल फंड है। आप थोड़े इवॉल्व इन्वेस्टर्स हैं और आपके पास राशि इन्वेस्टमेंट की ज़्यादा है, तो आप पीएमएस और एएफ कर सकते हैं। आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनका फुल टाइम काम ही इन्वेस्टमेंट का है, और आप कंपनीज विजिट कर सकते हैं, बैलेंस शीट्स पढ़ सकते हैं, कॉल सुन सकते हैं, आपका वो नैक है इक्विटीज़ को लेके, तो आप डायरेक्ट इक्विटीज़ करिए। सो हर तरह के व्हीकल्स हैं। आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जहाँ पे जो थोड़ा कॉस्ट सेंसिटिव हैं, और पर उनको समझ आता है कि ईटीएफ्स कैसे ट्रेड करते हैं, और इंडिया में अब ईटीएफ्स का कल्ट बढ़ रहा है, तो आप ईटीएफ्स में इन्वेस्ट कीजिए। तो हर तरह का व्हीकल है जो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में आपको आगे लेके जाता है। तो यस, म्यूचुअल फंड सही है का मतलब ये नहीं है कि बाकी चीज़ें सही नहीं हैं। हाँ, मतलब मुझे अगर बाकी चीज़ों की समझ नहीं है, या मैं अपने बिजनेस में, अपनी दुकान पे या अपनी जॉब में बहुत बिजी हूँ, तो मेरे लिए म्यूचुअल फंड सही है। बिल्कुल सही है। ओके, अब मुझे आप ये बताएं कि म्यूचुअल फंड में हम एसआईपी के थ्रू हमें ये कहा जाता है कि आप इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन मैं ये मान के चल रही हूँ कि मेरा व्यूअर जो इस समय आपको देख रहा है, शायद उसके पास हर महीने इन्वेस्ट करने के पैसे ना हो। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि एक लमसम अमाउंट हर साल इन्वेस्ट कर दें बजाय सिप के? दोनों में आप क्या बेहतर मानते हैं और क्या कहेंगे? देखिए, सिप शालिनी क्या लेके आता है, वो एक डिसिप्लिन लेके आता है, और मैं कई बार ये बोल चुका हूँ, द डिसिप्लिन इज़ फार बेटर एंड बिगर देन एक्सीलेंस। अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं किसी भी चीज़ को लेके, मान लीजिए अभी आपसे बात हो रही थी, आप डिसिप्लिन्ड हैं, आप पॉडकास्ट चला रहे हैं, काम कर रहे हैं, फोकस्ड हैं। आपने मेरे को बताया कितने नंबर ऑफ पॉडकास्ट आप मंथली बेसिस पे करते हैं। मतलब आई कैन इवन थिंक ऑफ 50% ऑफ दैट की कोई कर रहा होगा, और किस तरह के कंटेंट आप लेके आ रहे हैं और उसके लिए क्या तैयारी करते हैं। आई एम सेइंग ये अपने आप में एक डिसिप्लिन है विच यू फॉलो। आज जो आप डिसिप्लिन से काम कर रहे हैं उसका बेनिफिट हो रहा है कि लोगों तक नॉलेज मिल रही है, आपका पर्पस सॉल्व हो रहा है कि जो आप इम्पार्ट करना चाहते हैं वो काम हो रहा है। कल को अगर आप इसको छोड़ देंगे या कोई भी अपना जो तैयारी छोड़ देगा तो चीज़ आगे नहीं जाती है। मैं अल्ट्रा मैराथनर हूँ, मैं फिटनेस में हूँ, और आपसे बात होती रहती है उसके ऊपर भी। इफ़ आई हैव टू प्रैक्टिस, मैं अगर हफ्ते के 10-11 घंटे मुझे देने हैं उसके लिए, तो मैं देता हूँ। जब मैं नहीं दूंगा तो मैं भी फिट नहीं रहूँगा। सो आई एम सेइंग सिर्फ एक डिसिप्लिन लेके आती है। पर मान लीजिए आप बिज़नेस में हैं या किसी ऐसे जॉब में हैं जहाँ पे इस समय आप स्पेयर नहीं कर पा रहे, जब भी आपके पास पैसा आता है उसको एसटीपी रूट से इन्वेस्ट करें, सीधा पैसा मत डाल दें। अनलेस अंटिल कोई ऐसी जगह हो, ऐसी चीज़ हो, जैसे मार्केट का जो बिहेवियर में हुआ, मार्केट 37% फॉल करी, या इंडिया पाक के एस्केलेशन के टाइम में थोड़ा नीचे आया, तब आप लमसम डालने की बात सोच सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके पास मान लीजिए 50,000 लमसम आ गए 1 साल के बाद, तो उसको 6 से 8 वीकली एसटीपी में या 10 एसटीपी में मंथली 5,000 के हिसाब से आप डिप्लॉय कर दीजिए। तो अगर क्षितिज जी की तरह आपको फिट रहना है तो उसके लिए आपको एसआईपी ही करनी होगी, ये कन्फर्म है। उससे हम भी फिट रहेंगे, पोर्टफोलियो भी फिट रहेगा, राइट? बिल्कुल सही कहा। आई थिंक डिसिप्लिन जो है वो इतनी बड़ी कर देगा आप गेम, आप सोच भी नहीं पाएंगे। आप अगर सिर्फ 5,000 की भी सिप कर रहे हैं, मेयर 5,000 रुपीज़ सिप यू आर डूइंग, और वो 13-14% पे 14-15% में कंपाउंड करती है, तो 20 साल में आपके पास 50 लाख से ऊपर की राशि होती है। अब आप 5,000 लगा रहे हैं। एक रूल ऑफ 15 होता है शानली, जो हमने कई बार आपके साथ इसी पे डिस्कस किया, और फिर भी जस्ट सबके आसानी के लिए रूल ऑफ 15 कहता है 15,000 की सिप अगर कर रहे हैं, 15 साल के लिए कर रहे हैं, और वो 15% अगर ग्रो करती है तो आपको वो 1 करोड़ की राशि दे देते हैं। आपने पैसे कितने लगाए? टोटल 27 लाख।
क्योंकि आप 15,000 रुपये मंथली कर रहे हैं तो 1,80,000 रुपये साल का हुआ, 10 साल का 18 लाख हुआ, 15 साल का 27 लाख हुआ, तो आपके पास 1 करोड़ की राशि आ गई। यही आप 1,500 की सिप कर रहे हैं 15 साल के लिए और 15% में ग्रो कर रही है, तो लगभग आपके पास 10 लाख की राशि आ जाएगी। पर आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया है आप ये समझिए। इन्वेस्टमेंट वैल्यू इतनी कम है, पर बिकॉज आप डिसिप्लिन कर रहे हैं तो कंपाउंडिंग एक बहुत बड़ा गेम प्ले कर रहा है। सो बिजनेस हो, आपका काम हो, मेरा काम हो, इन्वेस्टमेंट्स हो, हेल्थ हो, हर चीज़ में कंपाउंडिंग है। अगर आप टाइम देंगे वो मल्टीफोल्ड ग्रो होगा। एक चीज़ जो मैंने पकड़ी आपकी इस बात में वो है 15% आपको मिलेगा। अब दिक्कत ये है कि 15% मिल कहाँ रहा है क्षितिज जी, किसको मिल रहा है 15%? मैं अपने व्यूअर्स को कहूँगी अगर आपने म्यूचुअल फंड में कभी भी इन्वेस्ट किया है तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट करके बताइए आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो 15% वाला ये जो सर्कल है बता रहे हैं क्षितिज जी, उसके अंदर आप आते हैं। मुझे तो लगता है एक तो ज़्यादातर लोग जब देखते हैं कि फंड्स डाउन हो रहे हैं तो घबरा जाते हैं, शायद वो सिप बंद कर देते हैं अपनी। और फिर ये तो मुझे लग रहा है आप अपर लिमिट बता रहे हैं 15%, ऐसा है? मैंने एग्जांपल दिया 15% का। हाँ। पर मैं आपको अगर बताऊं पिछले 1 साल में अगर आपके व्यूअर्स कमेंट करेंगे तो किसी को कुछ नेगेटिव रिटर्न होंगे, किसी का 1% होगा या 2% होगा। पिछले 1 साल में रिटर्न बना नहीं है। प्रॉब्लम यही है शालिनी कैपिटल मार्केट के साथ, अगर 15% हर साल आने लग जाए तो हर बंदा FDs को छोड़ के इक्विटी में पैसा लगा दे। अभी एक इंटरव्यू में ये दमानी साहब ने बताया, ये उन्हीं का बोला हुआ जब आपको बता रहा हूँ कि दैट इतना आसान होता तो हर कोई इक्विटी मार्केट में आ जाता है ना, क्योंकि इक्विटी मार्केट वॉलेटाइल है तभी उसका रिटर्न ज़्यादा है। बिकॉज आप प्रीमियम दे रहे हो वॉलेटिलिटी का जब आपको आ रहा है जो रिटर्न बन रहा है। तो काफ़ी क्लाइंट्स जो हमें सुन रहे हैं वो समझिए दैट मैं आपको एक ब्रॉडर मार्केट का पर्सपेक्ट देता हूँ। 79 में आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज शुरू हुआ, 1979 में, अभी 46 ईयर्स हो गए हैं। उसका एज ऑन डेट कंपाउंडिंग 14.25% का है इंडेक्स का, जिसमें 1 साल का रिटर्न नहीं बना। अब 21, 22, 23 में तो नॉर्मल म्यूचुअल फंड ने 20, 22, 25% रिटर्न दिया है। बट अगर आप उससे पहले का भी रिटर्न देखते हैं तो ऑन एन एवरेज कैपिटल मार्केट ने आपको या एक्टिव फंड ने जो जिसमें मल्टी कैपिश टाइप के फंड हैं, लार्ज कैप कम है, उन्होंने 14-15% प्लस कंपाउंडिंग दी है। हमने एग्जांपल इसलिए लिया 15% का बिकॉज रूल ऑफ 15 कहते हैं उसको, इसलिए मैंने 15% का एग्जांपल लिया। यू आस्क मी, अगर आप एक एक्टिव पोर्टफोलियो बनाते हैं जिसमें आपका एक फ्लेक्सी कैप है, एक मिड कैप है, एक मल्टी कैप है, एक लार्जर मिड कैप है, और स्मॉल कैप और मिड कैप में से एक ले लीजिए। मिड कैप मैंने पहले बोल दिया है। ये 4 फंड्स लेते तो 13-14% बनना कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा स्मॉल और मिड कैप एलोकेशन अगर ज़्यादा हो जाता है, जैसे आपने बोला 30+, जो 30 के नीचे हैं वो रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं, तो वो 15% भी पहुंच सकता है। पर ये एस्टिमेशन नंबर्स हैं, मैंने पास का आपको बता दिया। अभी नंबर्स आते कहाँ से? आपने बोला रिटर्न। म्यूचुअल फंड में होता क्या है? म्यूचुअल फंड में अंडरलाइंग होते हैं स्टॉक्स आपके, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, डिपेंडिंग ऑन जो भी कंस्ट्रक्ट है उस बास्केट का। अब वो स्टॉक्स इसका प्राइस इसलिए बढ़ता है क्योंकि उसकी अंडरलाइंग अर्निंग बढ़ती है। अर्निंग बढ़ती है तो उसकी ग्रोथ, उसका प्रॉफिट बढ़ता है, तो मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़ती है। अब ऑन एन एवरेज अच्छे पोर्टफोलियोज़ में आप देखते हैं आपकी अर्निंग ग्रोथ जो है अंडरलाइंग वो 17-18% से ज़्यादा है। कुछ जगह 20% भी है, 21% भी है। सो हमारे अपने PMS में जो अंडरलाइंग अर्निंग अगले साल की एक्सपेक्टेड 22% के आसपास की है। सो अगर उतनी अर्निंग होती है तो उसमें 14-15% रिटर्न निकालना, जो कंपनी 18-20% से बढ़ रही है अपनी अर्निंग में, डिफ़िकल्ट नहीं होता है। बट अगेन मार्केट में स्टॉक का प्राइस तो डिमांड और सप्लाई के हिसाब से ही चलता है। हाँ। आप कर रहे हो काम इसलिए प्राइस बढ़ेगा, इसलिए नहीं है। हाँ। उसकी कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है, मार्केट में कैसे सेंटिमेंट्स हैं, पॉजिटिव सेंटिमेंट है, नेगेटिव सेंटिमेंट्स हैं, इंडिया की ट्रेड डील नहीं हो रही है, कल को कोई इंडिया किसी जियोपॉलिटिकल एक्ट में है, या इंडिया में सब चीज़ें नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, तो बहुत चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं। एंड देन प्राइस आता है। सो वो प्राइस हर साल नहीं आता है, कई बार आपको मार्केट झिला देगी, 1 साल, 2 साल, 3 साल आप निकले और उस साल वो चल जाएगी, कवर कर लेगी। तो आपको बने रहना पड़ेगा बाजार के अंदर। और इम्पॉर्टेंट यहाँ 12, 13, 14, 15% की नहीं है। मैं एक फॉर्मूला बताऊंगा सबको कि कंपाउंडिंग का फॉर्मूला कहता है फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू, ब्रैकेट ऑन 1 + R, ब्रैकेट बंद, ऊपर रेज़ टू पावर T। R जो है ना वो रेट ऑफ रिटर्न है जो 1 के साथ प्लस में है, पर पावर में आपका टाइम है। सो आप 12 से भी बढ़ें और जल्दी शुरू करें तो भी आप इतनी वेल्थ क्रिएट कर लेंगे आप समझ ही नहीं पाएंगे कि कैसे हुआ है, क्योंकि 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड जो है वो कंपाउंडिंग ही है। और 15 से बढ़े, लेट शुरू करें तो भी 12 वाली वेल्थ ज़्यादा होगी। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप इन्वेस्ट करें। 12, 13, 14 तो
देखिए एक स्टेज के बाद लॉट डिपेंड ऑन हाउ द कंट्री विल डू, एंड मुझे लगता है वी हैव जस्ट स्टार्टेड, वी विल डू वेरी वेल। गुड, ये एक पॉजिटिव सोच है मुझे लगता है, और ये मेरे व्यूवर्स को भी और मोटिवेशन देगी इन्वेस्ट करने के लिए। इसमें मैं ये भी समझना चाहती हूँ कि हमने म्यूचुअल फ़ंड की बात कर ली, हमने कंपाउंडिंग की बात कर ली, इंटरेस्ट रेट कम भी हो अगर, पर हम लगातार अगर कर रहे हैं तो हमें फ़ायदा होगा। मुझे आप ये समझाओ कि मैं जैसे ही इन्वेस्ट करती हूँ वहाँ से ही वो नीचे गिरना शुरू हो जाता है स्टॉक, और मैं जैसे ही उससे निकलती हूँ वहाँ से वो ऊपर होना शुरू हो जाता है स्टॉक। ये ज़्यादातर लोगों के साथ होता है। तो वो गड़बड़ी, वो मेरे आकलन में कहाँ गड़बड़ी हो रही है? देखिए, जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, मान लीजिए आपने आज एक फ़ंड के 100 यूनिट ले लिए, आपने वो 10 रुपये के लिए NFO में लगाए, और वो किसी कारणवश मार्केट 10% टूट गई, वो 9 रुपये के रह गए। आपके यूनिट्स तो 100 के 100 रहे। एक और सज्जन है, उन्होंने 100 रिलायंस के शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया। हम जो भी यहाँ डिस्कशन करें सिर्फ एक एग्जांपल तौर से है। मैं सिर्फ कोई रिलायंस का शेयर किसी को इन्वेस्ट करने के लिए नहीं बता रहा हूँ। उन्होंने लिए हैं, एक शेयर्स लिए हैं। अब उन शेयर्स की वैल्यू 1500 से घट के किसी कारणवश 1300 रह गई। नंबर ऑफ़ शेयर्स तो रिलायंस के 100 के 100 रहे, यहाँ पे नंबर ऑफ़ यूनिट 100 के 100 रहे। सो आप हो सकता है कई बार थोड़ा महंगे रेट पे कोई चीज़ ले लें और उसका रिटर्न आने में टाइम लग जाए, बट अगर आपको लग रहा है स्टोरी उस म्यूचुअल फंड की इतनी अच्छी है कि वो ग्रो करेगा और दूसरे इस स्टॉक की इतनी अच्छी ग्रो करेगा, तो आप एग्जिट करने की ज़रूरत ही नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हमारा पेशेंस लगता है कि ये यहाँ तो रिटर्न बनेगा, हम एग्जिट कर लेते हैं। शालिनी, आपको याद हो 2020 में फेब 13-14 के आसपास मार्केट ऑल टाइम हाई था, 12,300-400, मैं निफ्टी लेवल की बात कर रहा हूँ। और 24 मार्च जब पहला लॉकडाउन लगा, उस दिन मार्केट था कोई 7,700 के आसपास था, 37% मार्केट गिरा निफ्टी के आसपास। मान लीजिए आपने पैसे लगाए, चलिए मैं अपने पे लेता हूँ, मान लीजिए मैंने पैसे लगाए 12,400 पे। हाँ। और मैंने देखता हूँ कि 15 दिन के अंदर मेरे तो 37% ही उड़ गए। तो ये तो पहली चीज़ क्या आती है, स्टॉक मार्केट तो जुआ है, ये तो गैम्बल है भाई। अगर आप 15-20 दिन का सोच के इक्विटी मार्केट में आ रहे हो, जो मार्केट के बिहेवियर से डिफाइन करता है और क्लियरली लिखा हुआ है दैट स्टॉक मार्केट आर और लेट्स से म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, स्टॉक्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो पास्ट परफॉर्मेंस का कोई उसमें रोल प्ले नहीं, आगे हो नहीं हो, वो क्लियर कट लिखा हुआ है, ऐड में भी चलता है। पर उस समय मैं निकल गया, मान लीजिए लॉस लेके, मैं तो कभी दोबारा कैपिटल मार्केट में आऊँगा ही नहीं, मैं बना रहा। वो वापस 12,400 पे भी आई, 18,000 पे गई। अगर पिछले साल का लेवल देखेंगे तो 4.5 साल का रिटर्न मार्केट का कोई 120% था, 12,400 से 26,400 हो गई। पिछले साल 2024 अगर मैं पीक लेता हूँ अक्टूबर तक का, आज का भी रिटर्न देखते हो तो 15% सुपर कंपाउंडिंग है, क्योंकि 12,400 से मार्केट आज 26,000 पे है, पौने 15% के आसपास है। पीक पे मैंने लगाया है और आज 5.5 साल के बाद जब मैं एनालाइज कर रहा हूँ तो उस लेवल पे। अगर आपने बॉटम पे लगाया, बहुत शेयर दिल थे आप, जो काफ़ी लोग नहीं उस समय लगा पाते हैं। हम खुद जिस समय समझ नहीं आ रहा था कि दैट इट्स अ ब्लैक बॉक्स, कि ये क्या हो क्या रहा है, किसी को समझ नहीं आ रहा तब, पर फिर भी लगाते रहे। 8,000 तक मुझे पता है, वी कैप डिप्लॉइंग फॉर अस, क्लाइंट्स को भी कुछ पुश किया। अगर आपने 7,700 या 8,000 पे लगाया तो 5 साल में आपका पैसा 3 गुना हो गया। तो जो आपका क्वेश्चन पे मैं वापस आता हूँ, एग्जाम्पल इसलिए ज़रूरी था, हर जगह एग्जाम्पल इसलिए ज़रूरी है कि आप नंबर से समझिए कि जब आप लगाते हो तो मार्केट गिर जाता है, जिस दिन आप निकालते हो उस दिन चढ़ना शुरू होता है। पहले तो जब आपने लगाया है, अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए लगाया है, तो कल वो 50% जाए, 60% जाए, 70% जाए, आपको बस ये याद रखना है कि मेरे नंबर ऑफ यूनिट्स उतने ही रह रहे हैं। देयर आर 11 म्यूचुअल फंड शालिनी, जिनकी नैव आई थिंक 12 हो गए हैं, जिनकी नैव मोर देन 1000 है। दैट मीन्स म्यूचुअल फंड ने 100 गुना रिटर्न दे दिए। 100 बैगर स्टॉक्स के आड़िए पूछते हैं ना हर लोग, आप ऐसा स्टॉक बताओ जो 100 गुना हो जाए। मैं तो कह रहा हूँ म्यूचुअल फंड से 28 साल में 100 गुना से बढ़े, 18-19% कंपाउंडिंग रिटर्न पे। सो व्हेन म्यूचुअल फंड्स आर लाइक दिस, और आपके पास अगर समय नहीं है तो किसी की बातों में आके मैं सजेस्ट करूँगा कि आप स्टॉक आइडियाज़ पे फोकस ना करके अपनी जॉब पे, अपने काम पे, जैसे आप और हम कर रहे हैं, आप अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो या ETF पोर्टफोलियो जो आपको सूट करता है उसको बनाएं। अब मुझे ये भी आप बताइए कि जब आपने ये तो समझा दिया कि मार्केट डाउन हो रहा है, तब भी आप उस पर बने रहिए, हौसला करके इन्वेस्ट आप करते रहिए। ये हौसला मुझे कब तक करना है? क्योंकि आपकी बात जब मैं सुन रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है,
रियली सॉरी बट ये सुन के मुझे ऐसा लग रहा है क्षितिज जी कि गलती किसी से हो ही नहीं सकती है। म्यूचुअल फंड में या स्टॉक में जब हम इन्वेस्ट करें तो आप पूरी गंभीरता के साथ उसमें धीमे धीमे बने रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। तो क्या मुझसे या मेरे व्यूवर्स से कभी गलती होगी नहीं, और अगर हो गई, मैंने ये मान लिया कि मैंने गलत स्टॉक चूज़ कर लिया, म्यूचुअल फंड मैंने गलत चूज़ कर लिया, तो मैं कितने पेशेंस के साथ कितने दिन तक उसमें टिकी रहूँ और फिर मुझे लगे कि अरे यार ये तो मिस्टेक हो गई? देखिए, गलती हमसे अभी तक हो रही है। हम सब अच्छे स्टूडेंट कैपिटल मार्केट के, वही अच्छे स्टूडेंट होते हैं जो गलती को मानते हैं। जब आप गलती करते हैं और लॉस लेते हैं तो वो ट्यूशन फीस दे रहे हैं मार्केट को, आप समझ लीजिए। एंड कोई अगर पूछता है कि हाँ कैसे मैं सीखूंगा इन्वेस्ट कैसे करना, जब तक आप अपना खुद चेक नहीं काटोगे ना तब तक आप नहीं सीखोगे। बेस्ट बुक टू इन्वेस्ट इन कैपिटल मार्केट इज़ योर ओन चेक बुक। किसी की बातों में मत आइए, इन्वेस्ट कीजिए। पर गलती एक बार हो जाती है, फेलियर आ गया है, उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसको होल्ड मत कीजिए। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, लोग ज़्यादातर अपने लॉसेस को होल्ड करते हैं और गेंस को प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। इफ़ यू हैव गॉन रॉन्ग, और हाँ मैं तो फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में हूँ, लोगों का पैसा मैनेज करते हैं, तो हम तो अगर गलती हुई एक्सेप्ट करते हैं, काटते हैं और आगे चलते हैं कि हम एक सक्सेस स्टोरी के बारे में सोचें। देखिए, हम व्हेन यू बाय अ बिजनेस तो आप एक उसके माइनॉरिटी शेयर होल्डर बनते हो उस कंपनी के। यही होता है ना, आपकी कंपनी के शेयर्स अगर मार्केट में हैं और 50 लाख शेयर हैं, उसमें से अगर मैंने 10 शेयर खरीद लिए तो मैं एक माइनॉरिटी शेयर होल्डर बन गया शालिनी की कंपनी का। ऐसे ही हुआ। अभी ब्रॉडर स्पेक्ट्रम तो मुझे नहीं पता है, पर फॉर सम रीज़न द कंपनी हैज़ डन एक्सेप्शनली वेल। और मैंने देखा यार वो तो मैंने 10 रुपये का लिया था, ये 40 का हो गया, और कितना बढ़ेगा, मैं निकल गया। आपका शेयर कल को हो गया 10,000 रुपये का। टाइटन के साथ हुआ ये, इन्फोसिस के साथ ये हुआ, HDFC बैंक के साथ ये हुआ। कितनी कंपनीज लोग हैं आप जिसके साथ, सोलार के साथ हुआ। हम ये सब एग्जाम्पल की कंपनीज ले रहे हैं क्योंकि क्लाइंट को लगा 4 गुना हो गया, 5 गुना हो गया, 10 गुना हो गया, वो 1000 टाइम्स हो गए शेयर्स। अगर एक कंपनी का जो प्रमोटर है, आज आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, हम ये अपना शेयर प्राइस मूवमेंट के लिए थोड़ी बिजनेस कर रहे हैं। हम तो अगर मार्केट में लिस्ट भी होगा, अब अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। शेयर प्राइस इज़ बिकॉज ऑफ मार्केट में जो क्या सेंटिमेंट्स हैं, कितने उसके बायर्स हैं, कितने सेलर, उस पर डिपेंड करता है। सो इफ़ यू हैव गॉन रॉन्ग, एक्सेप्टेड, एंड आगे भी गलतियाँ होंगी आप लोग जो सुन रहे हैं सबसे, एंड मूव ऑन। एंड इफ़ यू थिंक दैट समथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ मार्केट प्राइस के कारण या किसी कारण से नहीं चल रही है, इट्स बेटर टू टेक अ व्यू ले लीजिए। आपने मानिए कोई म्यूचुअल फंड लगाया हुआ, आप सीधा म्यूचुअल फंड से भी बात कर सकते हो। आपका कोई अगर आपका कोई सेबी डिफाइंड एडवाइज़र, आप उससे भी बात कर सकते हो। सो आप व्यू ले लीजिए एंड देन यू कैन एक्ट अकॉर्डिंगली। मेरे हिसाब से वेरी रेयर कोई ऐसे फंड्स होंगे जो अच्छा नहीं करेंगे। साइकिल्स होंगे जिसमें फार्मा नहीं चल रहा है या कोई और नहीं चल रहा, वो अलग सिक्लिकल फंड्स अलग हैं। पर अगर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज रखते हैं जो आपकी लाइफ बहुत सिंपल करके रखेगा, तो उसमें कोई एक आधा ऊपर होगा, एक आधा नीचे होगा। पर उसमें डोंट सी दैट एक 16% दे रहा है, एक 12% दे रहा है, ऐसा नहीं करिएगा। हर तरह के स्टॉक, हर तरह के पोर्टफोलियोज होते हैं। कभी आपकी कोई बेट्स चल रही होंगी एज ए फंड मैनेजर, कभी मेरी कोई बेट्स चल रही होंगी। तो आई थिंक लॉन्ग टर्म सोचिएगा। इंडिविजुअल जहाँ होल्डिंग्स हैं वहाँ ईगो को बीच में मत लेके आइएगा। अगर गलती हुई है एक्सेप्ट कीजिएगा, काटिएगा और आगे बढ़िएगा। इन फ्यूचर अगर मैं अगले 5 से 6 साल की बात करूँ तो आपको ऐसा कौन से सेक्टर लगते हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं और जिनके म्यूचुअल फंड को मेरे व्यूवर्स को सेलेक्ट करना चाहिए? वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। इसको बोलते हैं लेवल 2 जाके रिसर्च करना। अगर आप म्यूचुअल फंड आज कोई भी लेना चाहता है, वो किसी भी पोर्टल पे जाता है, क्राइटेरिया क्या दिखाता है पोर्टल? 5 ईयर रिटर्न, 3 ईयर रिटर्न, 2 ईयर रिटर्न, 1 ईयर रिटर्न। जबकि एक्चुअल में क्राइटेरिया होना चाहिए कि अंडरलाइंग होल्डिंग्स क्या हैं, अंडरलाइंग सेक्टर्स कौन से हैं, उसका शार्प रेशो कितना है, उसका टेन्योर रेशो कितना है, उसका बीटा कितना है। तो ये अंडरलाइंग होनी चाहिए। जो पास्ट हो गया परफॉर्मेंस वो तो आ गया ना। आज ज़्यादातर लोग डिफेंस सेक्टर में 2014 के एंड में घुसे, जो वो पीक हो रहा था। नॉट दैट डिफेंस अच्छा नहीं करेगा, बहुत अच्छा करेगा, पर काफ़ी लोग जो पीक में घुसे उनका जेस्टेशन लंबा हो जाएगा। अगर आप बॉटम में घुसोगे, जैसे मैंने क्या बताया, 3 गुना, पीक पे गए तो 2 गुना 5 साल में। इंडेक्स की बात करती ना। तो फ्यूचरिस्टिक सेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब आप ड्रिल डाउन करते हो, जैसे हमारा अपना हमारा एक प्रोसेस है, इसको माइल्स बोलते हैं। M for margin of safety and growth, I is for innovation in the company, L is for the learning mindset of the promoter। कोई भी बड़ी कंपनी तभी बनी जब प्रमोटर का लर्निंग माइंडसेट था। आज आप इतने डाइवर्सिफाइड टॉपिक्स पे बात करते हो तो आपको पढ़ना पड़ता है बिफोर टॉकिंग अबाउट इट ना। आप पॉलिटिशियन से भी बात कर रहे हो, ब्यूरोक्रेट से भी बात कर रहे हो, आप रिलीजियस टॉक्स भी कर रहे हो, तो आपको पढ़ना पड़ता है तभी आप बात करते हो।
लर्निंग माइंडसेट, ई इज़ फॉर एथिक्स, एस इज़ फॉर स्कोप ऑफ ग्रोथ। जब आप इसके थ्रू फिल्टर करते हो, वी लुक एट बिजनेसेस जो 15 से 18% के ROE अर्निंग ग्रोथ से बढ़ते हैं विद एक्सपेंडिंग प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन। एंड देन दो सेक्टर्स एज यू सेड जो फ्यूचरिस्टिक है। भाई आज गवर्नमेंट ने 14 सेक्टर में PLI स्कीम दिया हुआ है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम दिया हुआ है। आपको खुद दिख रहा है कि दैट हम सब डेटा यूज़ कर रहे हैं, वी यूज़ 20% ऑफ द ग्लोबल डेटा इंडिया, और 3% डेटा सेंटर्स इंडिया में है। एनर्जी रिक्वायरमेंट हमारा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, एनर्जी है। इतनी बात हम कर रहे हैं कि इतने लोग म्यूचुअल फंड करते हैं, स्टॉक्स करते हैं, PMS करते हैं, बट दे आर 58 करोड़ पैन कार्ड लिंक टू आधार, पर सिर्फ 5.25 करोड़ लोग म्यूचुअल फंड करते हैं। तो बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर अच्छा करेगा। तो ब्रॉडर स्पेक्ट अगर आप डेली बेस पे अपने आसपास चीज़ें होते देखोगे ना, तो आपको समझ आ जाएगा कौन सी चीज़ें यहाँ से अच्छा करने वाली हैं। अब लेट्स से कोलगेट है या कोई और कंपनीज़ हैं, अब वो सिंगल डिजिट ग्रोथ से ही बढ़ सकती हैं। आप कितना ब्रश करा लोगे लोगों को, भाई इवेंचुअली यू हैव टू लुक इनटू इट। नॉट दैट दीज कंपनीज आर बैड, बट उनकी ग्रोथ जो है वो डिफाइंड है, वो सिंगल डिजिट ग्रोथ पे जाएंगी। नेस्ले है, कोलगेट है, तो दीज कंपनी विल कीप ऑन डूइंग वेल। और आज की डेट में FMCG का सबको अब देखिए कितने फंड आए हैं कंजम्पशन फंड को लेके। कंजम्पशन अच्छा करेगा, पर कौन सा कंजम्पशन अच्छा करेगा? रूरल कंजम्पशन अच्छा करेगा, डिस्क्रिशनरी स्पेंड अच्छा करेगा। तो आपको उसमें डिफाइन करना पड़ेगा। लेवल 2 कौन से सेक्टर अच्छा करेंगे, इन सेक्टर्स में फिर वैल्यू चेन बनाओ, कौन सी कंपनी अच्छी करेंगी। सो आस्क मी 1 फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, जिसमें आपने बहुत काम किया पहले भी, जहाँ लोगों को हमें बार बार बताना कि दैट आप ऑर्गेनाइज इन्वेस्टिंग में आइए। आप म्यूचुअल फंड करें, स्टॉक्स करें, PMS करें, AIF करें, SIF करें, रीट्स करें, इन्विट्स करें, पर ऑर्गेनाइज वे में इन्वेस्ट करें, ताकि आपके साथ कोई भी जो पॉन्जी स्कीम्स होती हैं, कुछ और स्कीम्स उसमें आपको नुकसान नहीं हो। हाउसिंग लोन अफोर्डेबल हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी रेट कट्स आ गए हैं। होम लोन 7.25 7.35 के आसपास है, फर्दर 50 पैसे का आया तो ये 6-7 से नीचे आ जाएगा। तो अच्छा कोई अफोर्डेबल हाउसिंग लोन कंपनी है, उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बैंक्स कुछ अच्छे हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी ने ट्रेल किया बाय द वे पिछले 6 साल निफ्टी को, बैंक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सर्विसेज। सेकंड एनर्जी सेक्टर, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने उसको आपको जिस्ट दे दिया। हम रिन्यूएबल पे भी काम कर रहे हैं। कौन सी कंपनी है जो रिन्यूएबल से बेनिफिट होगा? अच्छा रिन्यूएबल तो है ही है, बट इवेंचुअली व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर अस कि लाइट इज़ देयर। सो जो हमारे थर्मल पे काम कर रही हैं कंपनी, 1-2 कंपनी आपने वो ऐड करी, फिर जो हाइड्रोजन पे काम कर रही हैं, तो एक एनर्जी का आपने थीम बास्केट बना लिया। तीसरा आपका है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, विच इज़ अ वेरी बिग सेक्टर। गवर्नमेंट इज सेइंग दैट वी हैव प्लान्स टू स्टेप अप द मैन्युफैक्चरिंग पार्टिसिपेशन, और उसको 24-25% में लेके जाना चाहते हैं 2031-32 तक, जो अभी 16-16.5 पे खड़ी है। मोर ओवर यंग इंडिया, यंग है, जॉब क्रिएट करनी है, तो मैन्युफैक्चरिंग चाहिए आपको। सो आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर जहाँ पे वन शुड लुक एट। Then you have defense. Government is talking about 100% indigenous engines and defense capability. What we have seen, हमने पावर प्ले इंडो-पाकिस्तान एस्केलेशन में देख ही लिया, with what precision we are hitting them. And at the same time, I think डिफेंस में हम नेट एक्सपोर्टर बनेंगे बहुत जल्दी। देयर विल लॉट ऑफ कंट्रीज जहाँ पे हम एक्सपोर्ट कर रहे होंगे। एंड गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग कि ये 2 वे 3 वे कल को वॉर हो तो आपके पास तैयारी तो होनी चाहिए उतने। तो आई थिंक दैट्स अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर। एक आपका आता है न्यू एज बिजनेस सेक्टर, जिसमें आपका ये जितने भी न्यू एज कंपनीज़ हैं, जो हमारी डिजिटल कंपनीज़ हैं, जिसके ऑनलाइन शॉपिंग कंपनीज़ हैं, डिफरेंट बास्केट, उसकी एक बास्केट बनाए हैं आप सारी की सारी, और देखिए उसमें से कौन सी कंपनी अच्छा करती है। बिकॉज न्यू एज बिजनेस में क्या होगा, जैसे आपका रेवोल्यूशन और बढ़ेगा एंड फ्रॉम ऑफलाइन टू ऑनलाइन जाएगा, तो उनका बेनिफिट मिलेगा। यू बी सरप्राइज शालिनी, आज भी इंडिया में लोग 5.5% रुपी ओनली आउट ऑफ 100 स्पेंड ऑनलाइन, 94.5 अभी भी ऑफलाइन स्पेंड होता है आपका। हमें लगता है दैट आप और मैं सब कर रहे हैं तो दुनिया में सब कर रहे होंगे, पर ऐसा नहीं है। सिर्फ 5.5% लोग ऑनलाइन स्पेंड करते हैं इंडिया में। तो इज़ अ वाइडर मास विच स्टिल स्पेंड ऑफलाइन। सो आई थिंक पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दैट। देन यू हैव सर्कुलर इकॉनमी विच इज़ रिसाइकलिंग सेक्टर, वो बहुत अच्छा करेगा। ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग में आपका ऑटो और एक साथ में व्हाट यू कॉल रेलवे सेक्टर आएगा, वो बड़ा अच्छा करेगा, आपको दिखेगा होता हुआ। एक लास्ट है विच लगता है कि अगले 1-2 क्वार्टर के अंदर उसमें नंबर्स आपके अच्छे दिखेंगे, जो कंजम्पशन सेक्टर है, जैसे मैंने आपको बोला। पर आप जब भी लेवल 2 पे जाके आपने सेक्टर फाइनल किए, फर्दर उन सेक्टर में कौन सी कंपनी अच्छे करेंगी वो आपको डिफाइन करना है। तो अगर आप अभी आपने 5-6 फंड्स लेने हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए, तो आई थिंक एक वन टाइम एक्सरसाइज 5-6 महीने में आपको करनी चाहिए कि उसकी टॉप होल्डिंग्स क्या, टॉप सेक्टर्स क्या हैं। वो आपको एक फर्दर 0.5 to 1% का डेल्टा देगा विज़ अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं। क्योंकि अगर आप फ्यूचरिस्टिक सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हो,
तो आपका बेनिफिट ज़्यादा होगा. एंड ऑलवेज गुड टू टेक एवरग्रीन सेक्टर्स, वो बेटर रहता है. तो आई थिंक कंजम्पशन एक अनदर सेक्टर है वेयर वी सी दैट येस डिस्क्रिशनरी स्पेंड, जहाँ पे आपका जैसे आपका टेक होम सैलरी बनता है पर कैपिटा जीडीपी अभी $2700 ही है. जैसे आपकी 5000 होगी तो आपका ट्रैवल, होटल, फ़ोन, बेटर फूड, आउटिंग, रेस्टोरेंट्स, ये सबका बेनिफिट मिलेगा आपको. सो आई थिंक ये प्रॉपर 6-7 सेक्टर्स है. मुझे लगता है ये आने वाले टाइम में बहुत अच्छा करेंगे एंड होप सो थिंग्स विल बिकम मच बेटर फॉर इंडिया. आपकी बात सुन के मुझे क्लैरिटी तो हो गई, आई एम श्योर मेरे व्यूवर्स को भी हो गई होगी, पर ऑनेस्टली ये मुझे बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है जब मुझे इतने सारे फंड्स पता चल जाएं, मेरे पास पैसा बहुत कम हो. मैं ये जानती हूँ कि उस लिमिटेड सेविंग्स में जब मैं इन्वेस्ट करूँगी तो मुझे नहीं चाहते हुए भी कुछ पैसा तो एफडी में लगाना ही होगा, मुझे नहीं चाहते हुए भी कुछ पैसा तो गोल्ड सिल्वर या इधर इन्वेस्ट करना ही होगा. मेरी होम लोन ऑलरेडी चल रहा है तो मुझे उधर भी पैसा देना है. अब ये जो बचे हुए पैसे हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा, जब हम म्यूचुअल फंड में जाते हैं ना तो मुझे ऐसा लगता है ये कन्फ्यूजन हो जाता है. अब इसे मैं अगर आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड करूं, मेरी जगह मैं आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड करूं और मैं बोलूं इसे आप और मुझे सीमित करके थोड़ा 2-3 ही सेक्टर आप बताएं मेरे व्यूवर्स को, तो वो कौन सा रहेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप लेट्स से जस्ट टू मेक इट सिंपल विद द नंबर्स, आप 100 रुपये कमाते हैं. हाँ. तो जो आपकी इनकम है उसमें सबसे पहले अपनी नीड जो आपकी है उसको माइनस कर दीजिए. जो रोटी कपड़ा मकान बेसिक एक्सपेंस है उसको माइनस कीजिए. उसके बाद आपके इंश्योरेंस एक्सपेंस को माइनस कीजिए. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज इन्वेस्टमेंट करोगे, पैसा बनेगा, इतने होंगे, इतने लाख होंगे, इतने करोड़ होंगे, वो कहानी बात की है. अगर आपकी हेल्थ इंश्योरेंस ठीक से आपने नहीं ली हुई है, आपने टर्म इंश्योरेंस, जो पर्सन इन क्वेश्चन जो भी सैलरीड हैं वो अपने को कवर नहीं किया हुआ उन्होंने, और प्लीज़ डोंट गो बाय योर कंपनी इंश्योरेंस. वो तब तक है जब तक आप जॉब में हैं. आप अपने एक पर्सनल इंश्योरेंस लीजिए. तो आपके 100 रुपीज़ एक्सपेंस माइनस आपके नीड्स, सेकंड आपके इंश्योरेंस माइनस इन्वेस्टमेंट्स, देन कम्स योर वांट, आईफोन, लाल मर्सिडीज, व्हाटएवर इट इज़, आई एम सेइंग, ट्रैवल अब्रॉड, बेटर बैग, क्लासी शूज़, व्हाटएवर इट इज़. बेसिक रिक्वायरमेंट के बाद आपका सबसे पहले इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट होना चाहिए. उसके बाद आपकी वांट होनी चाहिए. जब ये साइकिल रिवर्स हो जाता है ना तभी सारी कन्फ्यूजन आती है. सो ओके, आपके पास एक लमसम आ गया, मान लीजिए आपके पास बेसिक इन्वेस्टमेंट्स के पास आपके पास 30 रुपीज़ बच गए 100 में से, 20-30 जो भी बच गया, उसमें से मेरे हिसाब से तो 15-20% ऑफ योर टेक होम सैलरी शुड गो इन अ मंथली सिप. दैट सिप कैन बी इन गोल्ड, सिल्वर, इक्विटीज़ और इन्वेस्टमेंट्स. मान लीजिए बैंक डिपॉजिट्स आर नॉट इन्वेस्टमेंट्स. Let me make it clear, they are not investments. Your loan is not investment. It's a EMI which you have to pay. That goes in your need because it's a part of need. Because EMI तो देनी है आपको, अब गुजारा नहीं है. तो आपको ना मेरा घर बन रहा, that's fine, घर बन रहा, but it's not your investment. अगर उस घर के साथ जितना आपने EMI दी है उसके आधे की सिप भी कर लोगे ना तो 10 साल के बाद उसी से SWP करके आपका EMI पूरा हो जाएगा सारा का सारा. तो अगेन 100 माइनस need, that includes your खर्चा and EMIs minus insurance minus investments and then want. So जो investment part आया है, अब investment part में depending on risk appetite, अब मैं आपको और अपने को जानता हूँ, हम इक्विटी वाले हैं, लॉन्ग टर्म हैं, बच्चे 10-11 साल की ब्रैकेट में हैं, तो एक मेजर एक्सपेंस मान लीजिए 18 साल में उनकी एजुकेशन का आ रहा है, तो हमारे पास टाइम है तो हम 50-30-20 रूल कर सकते हैं. 50 लार्ज कैप, 30 मिड कैप एंड 20 स्मॉल कैप. सो आपके पोर्टफोलियो में 75-80% इक्विटी हो सकता है, उसका ब्रेकअप ये हो गया. 5-7% गोल्ड, 5-7% गोल्ड इज़ गुड इनफ. आप सिल्वर कहेंगे तो 7+3 10% कर लीजिए, पर अगर 5-7% की ब्रैकेट में भी गोल्ड और सिल्वर है वो काम हो गया. बाकी 10-11% जो है आपका जो है वो आप एक इमरजेंसी फंड बनाने में लगा सकते हैं, जिसको आप आर्बिट्राज में या शॉर्ट टर्म फंड में या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में पार्क कर सकते हैं. एक बार आपका इमरजेंसी फंड, अगले लोग 1.5 साल बोलते हैं, मुझे लगता है 6 महीने का इमरजेंसी फंड काफ़ी है, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट भी तो चल रही हैं. राइट. 6 मंथ्स का, किसी की सैलरी मान लीजिए 50,000 रुपीज़ है, अगर 3-3.5 लाख का एक इमरजेंसी फंड अलग से क्रिएट हो गया है, क्योंकि इसलिए आज की डेट में 6 महीने काफ़ी है, क्योंकि लगभग क्रेडिट कार्ड भी होते हैं, उसमें भी 40-50 डेज़ का रोटेशन है आपके पास. अगर वो क्रिएट हो गया है
देन उस फंड को फर्दर बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है. देन फंड कैन बी रीडायरेक्टेड टूवर्ड्स योर म्यूचुअल फंड सिप्स या फिर अदर इन्वेस्टमेंट्स अगर आप कुछ करना चाहें तो इसको ऐसे कीजिए. अब म्यूचुअल फंड आपने डिसाइड कर लिया मेरा 50-30-20 है, उसमें से आप एक्सक्लूसिव 30% मिड कैप और 20% स्मॉल कैप करने की ज़रूरत नहीं है. आप एक फ्लेक्सी कैप फंड ले लीजिए, एक मल्टी कैप फंड ले लीजिए, एक लार्जर मिड कैप ले लीजिए, एक स्मॉल कैप ले लीजिए, 4 फंड ले लीजिए. अगर आप थोड़ा सेक्टोरल फ्लेवर ऐड करना चाहते हैं तो आज की डेट में आप एक कंजम्पशन या बैंकिंग में से कोई सेक्टर फंड ले सकते हैं जो यहाँ से सीम्स लाइक बेटर करेंगे विज़ अदर सेक्टर्स. ज़्यादा एग्रेसिव ना होकर डिफेंस या बाकी चीज़ें लेके इन चारों फंड्स को कॉम्प्लीमेंटिंग स्टॉक्स नहीं हों, कॉन्ट्राडिक्टिव स्टॉक्स हों, तो वैसा आप पोर्टफोलियो एक बार कार्व आउट कर लीजिए. एंड देन यू विल सी दैट विद दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन 13-14% का कंपाउंडिंग आप अगर सब ठीक रहा तो ग्रो कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन मार्केट कंडीशन. थैंक यू सो मच. मैंने पूछा सर से था मुझे 1 और 2 सेक्टर के बारे में वो बताएं, लेकिन मुझे ओवरऑल पता चल गया कि बजट एलोकेशन आपको कैसे करना है, कहाँ कहाँ कितना % आपको इन्वेस्ट करना है. अब मैं चाहती हूँ आप उन लोगों को थोड़ा कुछ समझाएं जिनके अंदर पेशेंस कम है. ऑनेस्टली मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानती हूँ जो ये चाहते हैं कि 5 साल का पैसा 5 महीने में आ जाए, 5 महीने का पैसा 5 दिन में आ जाए, और यही एकमात्र रास्ता उन्हें समझ में आता है म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में जाने का. उनके हिसाब से एफडी करेंगे तो इतना % ही रिटर्न आएगा, बाकी भी जितने इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट हमारे हैं तो हमें पता है कि इसमें फिक्स इतना है. आई डोंट नो हाउ लोगों को ये मालूम है कि म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट उन्हें छप्पर फाड़ पैसा देने वाला है. तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे उन व्यूवर्स को समझाएं जिन्हें 5 साल का पैसा 5 महीने में चाहिए, और ये संभव भी है क्या. जब भी हम कोई मूवी देखने जाते हैं शालिनी, अब वो क्लाइमैक्स जो है या फिर जो मूवी का एंड जो है वो आधे घंटे में तो नहीं आ जाता ना. अगर वो 2.5 घंटे की 3 घंटे की तभी ख़त्म होती है मूवी. सो इन्वेस्टमेंट्स आर लाइक दिस ओनली. आप जब तक इन्वेस्टमेंट्स को पैसा बनाने की मशीन की तरह यूज़ करेंगे तो कभी पैसा नहीं बनेगा. मेरा रिक्वेस्ट ये है आप जो भी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो उसे एक गोल से लाइन कर दीजिए, गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग कीजिए. क्योंकि जब तक वो गोल से लाइन रहेगी ना तब तक वो निकलेगी नहीं. अगर वो डायरेक्शनलेस रहेगी तो कुछ गलती जो मैंने इनिशियल फेज में करी हुई है कि ये पैसा इतना डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, निकाल लो, तो निकल जाएंगे. सबने गलतियाँ की हैं. बिना गलतियों के आप सीख ही नहीं सकते हो. एक ही तरीका है ऊपर चढ़ने का कि बाबा गिरते हो. अभी संडे को मैं डेविल सर्किट पुणे में था. इट्स इट्स अ टफेस्ट रेस इन एशिया. उसमें रोप से आपको ऊपर चढ़ना था एंड पानी आपके ऊपर पूरा गिर रहा है, और फिर उधर से चढ़ के एक मैं हर्डल की बात कर रहा हूँ, क्रॉस करके जाना था. पानी इतना ठंडा गिर रहा था, वो कहीं हिल्स में डोंजी करके पुणे के आगे जगह वहाँ था. 3 बार मैं गिरा मड पे, चौथी बार मैं गया अब इस बार मैं नहीं करूँगा, आई विल जस्ट गो थ्रू दिस. एंड मैं बार बार गलती कर रहा था, रोप को पैर में लपेट रहा था उसके ऊपर पैर रखने के सिवाय जो एक बार बार हर्डल्स आ रहे थे. एंड लास्ट टाइम आई डिड इट, पर 3 बार गिरा, उससे पहले बार बार कीचड़ में गिरना पड़ता था आपको. मैं इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ दैट गलतियाँ हम सबसे होती हैं. बट अगर आप सोच रहे हो कि कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो यहाँ से डबल कर दे तो डबल होगा आपका, 4 गुना भी होगा आपका, पर एक दिन वो 0 भी हो जाएगा. बिकॉज शॉर्टकट है ही नहीं है. नितिन कामत जीरो के ओनर हैं, उन्होंने खुद बोला 95% लोग पैसा ही नहीं बनाते हैं स्टॉक मार्केट में. बिकॉज हम बिना डायरेक्शन के पैसा डबल करने के चक्कर में जा रहे हैं. पर अगर मैंने एक गोल ले लिया कि अगले 10 साल तक मुझे पैसा नहीं चाहिए, और 10 साल में क्या इसको मैं 13-14-15% से कंपाउंड कर सकता हूँ. हो सकता है 15 पे नहीं हो, 14 पे हो. आज अगर मैंने 100 रुपये लगाए, अगर वो 15% में कंपाउंड हो तो 10 साल में वो 400 रुपये मिलते हैं मुझे. 14 में हो तो 360-370 मिल जाएंगे, बट मिल जाएंगे ना उतने. पर आज पैसा लगाया आपने और आज फरवरी जैसी कोई डेट है और 1 महीने में आपने देखा 37% नीचे है और आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आप लूज़ कर जाओगे. और अभी भी काफ़ी लोगों को लगता है कि दैट बहुत लोग पैसा बनाते हैं. तो मेरा रिक्वेस्ट यही है कि ज़्यादातर लोग अपनी सक्सेस स्टोरी का बयान करते हैं, फेलियर्स के बारे में बात नहीं करते हैं. पर फेलियर्स आर अ पार्ट ऑफ जर्नी. एवरी सक्सेस स्टोरी के पीछे लॉट ऑफ फेलियर्स आर देयर, लॉट ऑफ एफर्ट्स आर देयर. अदरवाइज आप आगे जा ही नहीं सकते हैं. एक चाइनीज़ बैम्बू स्टिक की स्टोरी मैंने बहुत प्लेटफॉर्म से सुनाई है, वो कि हमने वो देखा फाइट्स में लंबे लंबे जो बैम्बू ट्रीज़ होते हैं उनके 4 साल 9 महीने तक आप उसे वाटर करते रहते हो, उसे जो चाहिए होता है खाद देते रहते हो, वो 10 से 15 सेंटीमीटर ग्रो करता है. अगले 3 महीने में 90 फीट टॉल हो जाता है. कंपाउंडिंग वहाँ भी है.
आप बिजनेस को ही लेके आते हो। आज मिस्टर अंबानी बोल रहे हैं कि मैं 17-18% मैं 2027 तक, 2024 में बोला था 28 तक मैं अपना अर्निंग नंबर डबल कर लूँगा। वो भी 17-18% कंपाउंडिंग की बात कर रहे हैं अर्निंग ग्रोथ में। तो आप कैसे सोचते हो कि उसका स्टॉक जो है 1 साल या 2 साल में डबल हो जाए? अगर कोई चीज़ फास्ट भाग रही है तो आपको क्वेश्चन करना चाहिए। जैसे अंडर परफॉर्मेंस को क्वेश्चन करते हो ना कि ये तो मेरा तो चला ही नहीं, वैसे ओवर या आउट परफॉर्मेंस को भी क्वेश्चन करना चाहिए, यार ये इतना फास्ट कैसे चला गया? क्योंकि इवेंचुअली प्राइस ऑफ अ स्टॉक इज़ अ फंक्शन ऑफ इट्स अर्निंग। आप जो प्राइस टू अर्निंग देते हो मल्टीपल, वो उसकी 1 रुपये की अर्निंग के बदले कितना प्रीमियम दे रहे हो वो होती है। अगर आप 300 रुपये का प्रीमियम दे रहे हो, कुछ न्यू एज बिजनेसेस में शायद वो मल्टीपल लागू नहीं होता क्योंकि वहाँ अर्निंग अभी है ही नहीं है, और वो जो कैश बर्न है इट्स मोर लाइक अ केपेक्स। बट अगेन यू कैन रिफ्रेन अवे अगर आपको नहीं समझ आता है। बट ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो पैसा डबल कर दे, ट्रिपल कर दे। कोई भी बड़ा जो इन्वेस्टर ग्लोब में आपने सुना है, जो भी दिग्गज हैं, बफेट हैं, बेंजामिन ग्राहम हैं, जो भी आपने सुना है, इंडिया स्पेसिफिक सुने हैं, झुंझुनवाला साहब सुना के बारे में सुना है सबने, रामदेव अग्रवाल सर मेरे गुरु भी हैं, मेरे एक्स सुपर बॉस भी हैं के बारे में सुना है। हर किसी ने कंपाउंडिंग की बात करी है। देखिए मैजिक कैसे होता है कंपाउंडिंग में। अगर आप 15% से ग्रो करते हैं, एक फॉर्मूला होता है शालिनी 72 पब्लिक आर, ये बताता है एट गिवन रेट जो आपका है कितने टाइम में पैसा डबल होगा। तो अगर 12% में भी ग्रो करते हैं, मान लीजिए 12% पे रिटर्न आया आपका, तो 72/12 मतलब 6 साल में डबल, 12 साल में 4 गुना, 18 साल में 8 गुना, 24 साल में 16 गुना, 30 साल में 32 गुना। 15 से करेंगे तो 30 साल में 64 गुना। पर 30 साल अगर आपके पास हैं तो 32 टाइम्स। कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट दे देगा 32 गुना, बताओ? पर यहीं आपके पास अगर 24 साल हैं तो 16, यहीं आपके पास 18 हैं तो 8। तो जितनी जल्दी आप करेंगे ना निकलने की, उतना बड़ा लॉस लेके निकलेंगे। कंपाउंडिंग में पावर में टाइम है। सो फ्रेंड्स हु आर लिसनिंग टू अस, मेरा रिक्वेस्ट है, देयर इज़ नो शॉर्टकट। अगर आपकी इंजीनियरिंग 4 साल की तो 4 साल की है, ग्रेजुएशन 3 साल की तो 3 साल की है, उससे पहले 12 साल अगर पढ़ाई करनी है तो करनी है। सो जब वहाँ शॉर्टकट नहीं है तो इन्वेस्टमेंट में शॉर्टकट क्यों ढूंढ रहे हो? एंड यू आर टू यंग। आप अगर टाइम दे देंगे तो एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट अपने लिए कार्व आउट कर लेंगे।